आज के शो में हमारा फोकस प्रॉपर्टी खरीदने वालों के साथ हो रही एक बड़ी धोखाधड़ी के भंडाफोड़ पर है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एक फ्लैट का मालिकाना हक एक से ज्यादा लोगों को बेचा गया, बाकायदा होम लोन भी जारी हुआ। यानी जिस फ्लैट या प्रॉपर्टी के लिए आप ईएमआई भर रहे हैं, हो सकता है कि वो फ्लैट बिल्डर ने कई और लोगों को भी बेचा हो। इस फर्जीवाड़े की पड़ताल में बिल्डरों और फाइनेंशियल संस्थानों की मिलीभगत की भी पोल खुल गई। उजाड़ पड़े इन अधबने टावरों में कभी अपने घर का सपना दिखाते हुए बड़े बड़े वादे किए गए थे। शिवकला चाम्स दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में बसे ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट निकला जिसमें हुई धोखाधड़ी में न सिर्फ बिल्डर बल्कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की भी मिलीभगत है। ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि इस प्रोजेक्ट में 140 फ्लैट्स को कैसे 300 से भी ज्यादा लोगों को बेचा गया और कैसे बुनियादी बातों की अनदेखी करते हुए एक ही मकान के लिए कई लोगों को कर्ज दिए गए। LICHF जो उनको पता है, उन्होंने 140 फ्लैट्स दिए हैं, बट उन्हीं लोगों ने 150 फ्लैटों पे लोन दिया हुआ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? 100% एक ही कंपनी फाइनेंस कर रही है एक प्रोजेक्ट को। NHB की रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ऐसे भी फ्लैट हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं है, यहाँ पर हैं ही नहीं, उस पर भी लोन दे दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर नजर रखने वाले नेशनल हाउसिंग बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें इस बात को साफ किया गया है कि कंपनियां कायदे कानूनों की अनदेखी कर रही हैं। इस रिपोर्ट के 2 साल बाद जहां 300 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोपी बिल्डर जेल से जमानत की कोशिश में हाथ पांव मार रहा है, वहीं 6 नामी ग्रामी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने फर्जी फ्लैटों पर कर्ज देने वाले अपने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। There is overcrowding in this market space where the lenders are. हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर ग्राहकों पर आधारित है। हमने देखा है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तेजी से बढ़ रही हैं और इसके साथ ही इस सेक्टर में पैसा लगाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। हर निवेशक अपना हिस्सा हासिल करने के लिए जबरदस्त कंपटीशन कर रहा है। ऐसे में निवेशक बिना जांचे परखे निवेश कर रहे हैं। Quality of due diligence in a rush to get the market share. इस प्रोजेक्ट को एडवांस प्रोसेसिंग फैसिलिटी या APF के तहत मंजूरी दी गई है, यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने इसकी सारी कानूनी और तकनीकी जांच की होगी। पर अगर 140 फ्लैट 300 लोगों को बेच दिए गए तो क्या ये APF सिर्फ एक धोखा था? अगर एक ही कंपनी की 2 शाखाएं एक ही घर के लिए अलग अलग नामों पर कर्ज की मंजूरी देती है तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये फाइनेंस कंपनियों के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल नहीं उठाती? The lenders, when they have a direct exposure on a project, जब संस्थागत निवेशक खुद से किसी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाते हुए उसमें पैसा लगाते हैं, ऐसे में जब बिल्डर खुद लोन लेता है और उनका प्रोजेक्ट गिरवी होता है तो वो ज्यादा छानबीन करते हैं। जबकि संस्थागत निवेशक जब सीधे खरीदने वालों को लोन देता है तो वैसे मामलों में प्रॉपर्टी को लेकर वही छानबीन नहीं करते जो सीधे प्रोजेक्ट को फंड करते वक्त करते हैं। their due diligence of the project normally is not of the same standard. इस तरह की वित्तीय धोखाधड़ी को देखते हुए नेशनल हाउसिंग बैंक ने CERSAI बनाया है जिसमें कर्ज देने वाली सभी एजेंसियों का लेखा जोखा रहेगा। लेकिन फिलहाल ये भी फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन नेशनल हाउसिंग बैंक का ये कदम सिर्फ फाइनेंस कंपनियों को लेकर है, जबकि जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट धूल फांक रही है। और रही बात निवेशक ग्राहकों की, तो शायद ही कोई दरवाजा बचा हो जिसे उन्होंने खटखटाया नहीं हो। अब वो बड़ी अदालत या CBI जांच की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फॉर बैंक, फॉर बिल्डर, दिस इज़ वॉट एवर, ईजी मनी होगा या NPA हो सकता है, बट हम लोगों के लिए एक सपना था। मतलब आप समझ रहे, जो हार्ड एंड मनी हमने इसमें डाला है वो हवा होने वाला है। और बैंक फिर भी चाहता है कि हम 300-350 लोगों से EMI लेते रहें। और किसको फ्लैट देंगे पता नहीं। लोन टर्म पूरा करने के बाद आप क्या देंगे? हमको पेपर देंगे जो सबके पास है, शेयर सर्विस नंबर सेम फ्लैट का। जब तक देश में कोई हाउसिंग रेगुलेटर नहीं बन जाता, घर खरीदने वाले इस तरह के फर्जीवाड़े से सुरक्षित नहीं कहे जा सकते। लेकिन खासकर इस मामले में जिम्मेदार किसे माना जाए, बिल्डर या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कैमरामैन रेजिमोन के साथ वसुधा शर्मा। और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक द्विवेदी, जो कि VP बिजनेस ऑपरेशंस एंड पार्टनर मैनेजमेंट bankbazaar.com से हैं। तो अभिषेक, सबसे पहले तो मैं शुरुआत उसी सवाल से करना चाहूँगी जिस सवाल पे हमारी स्टोरी
खत्म हुई थी, और वो ये कि जब ऐसा कुछ होता है तो खरीदार आखिर किसको जिम्मेदार ठहराएगा, बिल्डर को या फिर इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को? देखिए, बात यहाँ पे ये नहीं कि खरीदार किसको ज़िम्मेदार ठहराएगा। मेरे ख्याल से इसमें थ्रू लॉ किसको पकड़ा जा सकता है जो इसमें मेन इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक बिल्डर का सवाल है, वो डेफिनेटली बिल्डर तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, क्योंकि जब तक बिल्डर इन्वॉल्व नहीं होंगे उस प्रॉपर्टी के पेपर्स उतने नहीं होंगे। बैंक्स में क्या होते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनके एक लीगल और टेक्निकल होता है, और टिपिकली सारे बैंक्स या किसी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो लीगल टेक्निकल होता है वो आउटसोर्स्ड होता है। और जब भी वो लीगल होता है वो देखते हैं, वो सारे पेपर लेते हैं बिल्डर से थ्रू कस्टमर्स और उनको वेट करते हैं कि ये इस पर कभी लोन नहीं दिया गया है, ये प्लान अप्रूव्ड है, वो सारी चीज़ें उसके बाद ही वो अप्रूव करके बैंक को देते हैं। उसके बाद बैंक उसमें पैसा निकालती है। तो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है बिल्डर की और शायद कुछ एम्प्लॉयज़ की जो लीगल एंड टेक्निकल कर रहे हैं या करवा रहे हैं विथ आउटसोर्स इंस्टीट्यूशन, और उनको दोनों को मिला के ये स्कैम हो सकता है। तो डेफिनेटली इसमें बिल्डर इन्वॉल्व होगा ही होगा। और दूसरा, मेरे ख्याल से पूरा इंस्टीट्यूशन तो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो लोन का पैसा आ रहा है वो इंस्टीट्यूशन ही दे रही है, तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन डेफिनेटली एक सर्टेन पार्ट ऑफ पीपल हु आर डीलिंग विथ लीगल एंड टेक्निकल, वो शायद डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी छानबीन करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं। आई एम श्योर, क्योंकि जब भी लोन 2 बार दिया जाता है, सेम ओरिजिनल पेपर 2 बार सबमिट किए जाते हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा कि जो भी पेपर बनाते हैं उन्होंने 2 बार पेपर क्यों बनाया, और धीरे धीरे इसकी छानबीन ज़्यादा किया है तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बिल्डर की होगी इसमें।